हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। और विषय सामाजिक विज्ञान का ये अंतिम अध्याय है जो हम आपको लेके आए हैं। इसके पहले हमने सभी अध्याय आपको बता चुके हैं। अंतिम अध्याय क्या है आपका देख लेते हैं। अध्याय 27 है। अध्याय 27 है हमारा जीवन और पर्यावरण। हमारा जीवन और पर्यावरण, तो जब तक पर्यावरण है तब तक हमारा जीवन है। तो पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे चारों ओर का या हमारे चारों आसपास का जो वातावरण होता है वो पर्यावरण से संबंधित होता है। तो इससे संबंधित कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। उन प्रश्नों को आपको हम बताएंगे, यहाँ लिखे भी दिए हैं और समझाएंगे। इसका पहला प्रश्न है, पर्यावरण में असंतुलन कैसे पैदा हो रहा है? आप इसको पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 244 पर इसका उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण में असंतुलन कैसे पैदा हो रहा है? तो इसका उत्तर देखिए, औद्योगिक विकास एवं मानव जीवन शैली में बदलाव के कारण मानव ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया, जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया। इस असंतुलन के कारण मानव जीवन ही नहीं बल्कि समस्त जीवधारी का जीवन संकट में है। औद्योगिकरण, अभी देखिए औद्योगिकरण हो रहा है। औद्योगिकरण में क्या हो रहा है? बड़े बड़े कारखाने, मशीनें, फैक्ट्री और उर्वरकों का उपयोग। तो जो हमारी जीवन शैली क्या हो रही है? जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। गाड़ी चलाना, ये अन्य प्रकार के साधनों से कारण मानव ने प्रकृति यानी कि जो आपकी प्रकृति है उसका अंधाधुंध दोहन कर रहा है, यानी कि प्रकृति को काटा जा रहा है, उसका उपयोग अत्यधिक किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण में क्या हो रहा है? असंतुलन पैदा हो रहा है। इस असंतुलन के कारण मानव जीवन ही नहीं बल्कि समस्त जीवधारी का जीवन जो है संकट में है। इसलिए पर्यावरण असंतुलन से उसको संतुलन की ओर हमें लाना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है? अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के उपयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? रासायनिक उर्वरक क्या है? इसका उपयोग करने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसके बारे में हमें उत्तर में बताना है। आप इसका उत्तर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 244 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, आधुनिक कृषि में उत्पादन वृद्धि के लिए, आधुनिक कृषि जो अभी नई तरीके की जो कृषि की जा रही है और उत्पादन में वृद्धि की जा रही है, उत्पादन में वृद्धि के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? उर्वरकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसमें रासायनिक उर्वरक व्यक्ति खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में लाभदायक होते हैं। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो क्या होता है? खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में लाभदायक होते हैं, लेकिन पर्यावरण पर ये हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। जो पर्यावरण है इस पे जो रासायनिक उर्वरक है हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। रासायनिक उर्वरक जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं, और जो रासायनिक उर्वरक हैं वो जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। कैसे प्रदूषित कर रहे हैं वो? देखो, सामान्यतः हम क्या करते हैं, खेत में डाले गए कुछ रासायनिक उर्वरक का लगभग 60% अंश ही पौधों तक जाता है। 100% में 60% किसको मिलता है? पौधों का। पौधे इसका उपयोग कर लेते हैं। जो अवशेष बचता है, उर्वरक जो मिट्टी में रह जाते हैं, कई तरह से प्रभाव डालते हैं। जैसे वर्षा हुई, वर्षा के जल के साथ प्रभावित होकर यानी बहकर खेतों के निकट स्थित तालाबों, नदियों और झीलों तक पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचेगा तो जल वहां ये उन जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं तथा मिट्टी के रिसकर भूजल को भी प्रदूषित करता है। हमने इसका उत्तर यहाँ बताया है, रासायनिक उर्वरक जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं तथा मिट्टी में रिसकर भूजल को प्रभावित भी करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि। पारंपरिक यानी पुराने जो समय में कृषि की जाती थी और आधुनिक कृषि यानी अभी जो कृषि की जा रही है, इसमें क्या अंतर है? तो हमने इसका अंतर बताया। देखिए इसका उत्तर क्या है? आधुनिक कृषि परंपरागत कृषि से बिल्कुल भिन्न है। पारंपरिक कृषि मानवीय तथा पशु श्रम पर आधारित थी। जो पारंपरिक यानी पहले की जो कृषि थी वो किस पे? मानव और पशुओं के श्रम पर आधारित थी।
जबकि आधुनिक कृषि अत्यंत यांत्रिक यानी कि यंत्रों के माध्यम से इनका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, पहले बैलों के द्वारा हल चलाकर बैलों से किया, अब किससे ट्रैक्टर से कैसी की जाने लगी। पहले हाथ से मनुष्य के द्वारा जैसे गेहूँ धान हाथ से काटा जाता था, लेकिन अब किसके मशीनों के द्वारा, यांत्रिकी मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। तो आधुनिक कृषि आधुनिक यंत्रों के माध्यम से ही की जाती है। तो इस प्रकार पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में अंतर आपको हमने बताया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है? पर्यावरण सहयोगी यानी पर्यावरण का सहयोगी यानी साथ देने वाली किसी एक प्रौद्योगिकी के बारे में लिखिए। देखिए यहाँ पे पर्यावरण सहयोगी किसी एक प्रौद्योगिकी के बारे में लिखिए कहा है, तो हम किसी भी एक का उत्तर देना है। वैसे सहयोगी बहुत से हैं, आप पाठ्य पुस्तक के 249 पृष्ठ में देख सकते हैं और उसका उत्तर को खोज सकते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे बताया जो एक सहयोगी है वह सीएनजी गैस जो है, इसका प्रयोग सबसे पहले दिल्ली में किया गया था। तो सीएनजी एक प्रकार का पर्यावरण सहयोगी है। क्यों सहयोगी है? क्योंकि सीएनजी गैस से धुआं नहीं निकलता और ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो देखिए सीएनजी एक प्रकार का पर्यावरण सहयोगी है जिसका पर्यावरण के क्षेत्र में प्रयोग बढ़ रहा है, क्योंकि यह अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा न्यूनतम प्रदूषण फैलाती है। तो ये हमने एक सहयोगी बताया, वैसे सहयोगी और हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 क्या है? किसी उद्योग का अंतिम उत्पाद क्या होता है? उदाहरण देकर बताइए। किसी उद्योग का अंतिम उत्पाद क्या होता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों इसका उत्तर हमने बताया, किसी उद्योग का अंतिम उत्पाद उस उद्योग में तैयार वे वस्तुएं होती हैं जो वस्तुओं के निर्माण में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए लोहा तथा इस्पात उद्योग में अंतिम रूप से तैयार होता है। फिर से उत्तर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 5 का। प्रश्न क्रमांक 5 था किसी उद्योग का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर होगा किसी उद्योग का अंतिम उत्पाद उस उद्योग में तैयार वे वस्तुएं होती हैं जो वस्तुओं के निर्माण में सहायक होती हैं। उदाहरण के लोहा और इस्पात उद्योग के अंतिम रूप में तैयार होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। किसी उद्योग की स्थापना में पूंजी तथा कच्चे माल की क्या भूमिका होती है? तो इसका उत्तर देखिए। किसी उद्योग की स्थापना में पूंजी बैंक या अन्य संस्थाओं से ऋण के रूप में ली जाती है तथा अधिकतर उद्योग प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदत्त कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7 देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? जो औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि जो उद्योग द्वारा निकले गए अपशिष्ट यानी कि खराब माल या धुआं वगैरह जो होता है वो पर्यावरण को किस प्रकार प्रदूषित करता है? तो इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है कारखानों द्वारा उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषित जल, विषैली गैसें, धूल, राख, धुआं इत्यादि जल, थल तथा वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न दूषित जल, विषैली गैस तथा ठोस अपशिष्टों से प्राकृतिक संसाधनों का अवनयन हो रहा है। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ कारखानों द्वारा उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्ट कोष हो गया प्रदूषित जल निकलता है, विषैली गैसें निकलती हैं, धूल निकलती है, राख निकलती है, धुआं इत्यादि जल यानी थल और वायु तीनों में प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न दूषित जल, विषैली गैसें तथा ठोस अपशिष्टों से प्राकृतिक संसाधनों का अवनयन हो रहा है। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है ठोस अपशिष्ट के निपटान में पुनः उपयोग विधि क्या है? तो जो ठोस अपशिष्ट के निपटान में पुनः उपयोग विधि, इसका उत्तर हमने बताया यह प्राचीन विधि है। ये कैसी विधि है? प्राचीन विधि है जिसमें अपशिष्ट वस्तुओं को पुनः उपयोग के योग्य बनाते हैं। अपशिष्ट यानी जो खराब वस्तुएं होती हैं उनको पुनः उपयोग योग्य बनाते हैं। सभी धात्विक वस्तुओं को पिघलाकर नई वस्तुएं बन जा सकती हैं। सभी जितनी भी धात्विक वस्तुएं होती हैं उन्हें पिघलाकर नई वस्तु बन सकती हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं को अपशिष्ट
प्लास्टिकी वस्तुओं की अपशिष्ट से नई प्लास्टिक वस्तुएं बन सकती हैं। शीशा और कागज 100% पुनः उपयोग योग्य है। इस प्रकार ठोस अपशिष्ट निपटान पुनः उपयोग विधि क्या है, इसका उत्तर हमने आपको बताया। अब इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। प्रश्न क्रमांक 9, अपशिष्ट के निपटारे में स्थानीय संगठनों की क्या भूमिका होती है। अब देखिए इसका उत्तर, आप इसके उत्तर को पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 250 पर खोज सकते हैं। देखो, स्थानीय स्तर पर नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, ये अपशिष्ट के निपटारे में सीधी भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के लिए विभिन्न स्थानों पर पड़े कूड़ेदान स्थापित किए जाते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह आप देखते हैं आपके घरों के सामने से कचरा गाड़ी चलती है, तो वो कचरा गाड़ी के माध्यम से जो अपशिष्ट खराब पदार्थ होते हैं उनको जमा करते हैं। तो क्या कहा उसने यहाँ पे देखिए, प्रतिदिन प्रातःकाल में इन अपशिष्टों को उठाने की व्यवस्था की जाती है। नगर का मल जल नगर के दूरस्थ यानी दूर के स्थान या दूर के भागों में ले जाकर छोड़ा जाता है। विभिन्न उपचार संयंत्र में तरल अपशिष्ट का समुचित उपचार किया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक जो था, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है और एडगेट अभ्यास पुस्तिका का भी अंतिम अध्याय और अंतिम प्रश्न है। देखिए अब अंतिम प्रश्न क्या है। प्रश्न 10 है, वस्तु निर्माण की प्रमुख प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 246 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। हमने इसका उत्तर बताया। देखिए, वस्तु निर्माण की 3 प्रक्रिया होती हैं। नंबर 1 संयोजन, नंबर 2 परिवर्तन, नंबर 3 निष्कर्षण। अब इनका वर्णन भी करने को कहा है। तो संयोजन का वर्णन, विभिन्न भागों को जोड़कर, संयोजन यानी जोड़ना, संयोजन यानी मिलना या जोड़ना, तो विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार करना संयोजन कहलाता है। क्या है संयोजन? विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार करना। विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार करना क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। जैसे साइकिल के पहिए, हैंडल, सीट, चैन, अन्य भागों को जोड़कर तैयार करते हैं। फिर इसका दूसरा नंबर देखिए, परिवर्तन। परिवर्तन में कच्चे माल को नए माल या अंतिम उत्पाद के रूप में परिवर्तित करते हैं, वह परिवर्तन कहलाता है। तो ये वस्तु निर्माण का सेकंड प्रक्रिया हुई। अब देखिए, जैसे इसमें वृक्षों को चीर कर लकड़ी बनाना, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे वृक्षों को हम चीरते हैं, उसकी क्या बनाते हैं? लकड़ी। फिर तीसरी प्रक्रिया है निष्कर्षण। निष्कर्षण में कच्चे माल में से 1 या 2 अवयव निकाल लिए जाते हैं, ये निष्कर्षण हो गया। जैसे अब कच्चे माल, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल कच्चे तेल से अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने वस्तु निर्माण की प्रमुख प्रक्रियाओं का वर्णन बताया जो 3 प्रकार की थी। और यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर समाप्त होता है। बच्चों, यदि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो या जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान के जितने भी हमने वीडियो बनाए, यदि आपको पसंद आते हैं तो सभी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है।